हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी सिंह और ये है फाइनेंस ज्ञानी का नया स्टार्टअप शो जिसका नाम है फर्स्ट मूव। अब जैसे कि आप फर्स्ट मूव से समझ पा रहे होंगे, पहला कदम जो कि बेसिकली डेडिकेटेड है सारे के सारे स्टार्टअप्स के लिए। और ये जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो है कंसोर्टियम गिफ्ट्स के एमडी मिस्टर गौरव भगत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। और इसलिए मैंने सर को पहले बता दिया कि मैंने तो पहले सरेंडर कर दिया। देखिए, मैं आपके जितनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सर आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए, कहीं लैग कर जाऊँ, तो प्लीज़ ये शो आपका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उर्वशी, और एंड माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर यू विल बी ऑसम। एंड शुरुआत हमेशा फर्स्ट मूव से ही होती है, तो आज जैसे आप भी स्टार्टिंग आउट ऑन द शो, आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो ग्रेट, और आपके जितने भी व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं वो शो को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। सो आई एम श्योर गो ग्रेट। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो जब आपने एंट्री करी, सबसे पहले मैंने आपका बैच देखा, बहुत ही ज़्यादा आई कैची है। तो यही जानना चाहेंगे कि 10x का क्या मतलब है। और राइट, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और 10x बहुत मायने भी रखता है जो आपकी ऑडियंस है उनके लिए भी। तो 10x का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक एक्चुअली अमेरिकन कोच का है। ओरिजिनली ग्रांट कार्डोन उनका नाम है, और ग्रांट कार्डोन ऐसे शख्स हैं जिनको हमने अपनी कंपनी के लिए, कंसोर्टियम गिफ्ट्स के लिए 2017 में हमने साइन अप किया उनके साथ। एंड जब मैं ग्रांट कार्डोन से मिला 2018 में, उन्हें किताब भी लिखी 10x रूल के नाम से। एंड व्हाट 10x एक्चुअली मीन्स इज दिस, कि अगर आज आप पॉइंट ए पे हैं और आप जाना चाहते हैं पॉइंट बी, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते हैं, और कुछ भी हो सकता है आपके कंपनी का टारगेट हो सकता है फॉर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, टर्नओवर, ग्रोथ, कुछ भी हो सकता है, राइट। और आप सोचते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए मुझे सिर्फ इतना एक्शन लेना है, इतने मीटिंग्स करने हैं, इतने क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करने हैं, इतनी सेल करनी है, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि 10x ये कहलाता है, और 10x रूल ये कहलाता है कि जितना भी आपने सोचा आपको एक्चुअली उससे 10 गुना ज़्यादा ही करना पड़ेगा। सो 10x इज एक्चुअली अ माइंडसेट, इट्स नॉट अ नंबर, एंड 10x एक ऐसा है जो, सो माई लाइफ जो है इज लिव्ड बाय द 10x रूल। तो सब बोलते हैं आप इतना करते हो, आप अपने कंपटीशन से 10 गुना ज़्यादा करते हो, तो वही 10x रूल रहता है, दैट बेसिकली यू विल डू 10 टाइम्स मोर देन योर कंपटीशन, यू विल डू 10 टाइम्स मोर देन व्हाट यू इमेजिन, एंड वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि जब महीने का आखिर हफ्ता होता है या क्वार्टर के आखिर कुछ दिन होते हैं, तब लोग अपना धोनी की तरह मैच के लाइक दे ट्राई एंड हिट चौका एंड छक्का इन द लास्ट बॉल ऑफ द मैच। It's not possible. Consistency से आपको करना है, and that is what the 10x rule is all about. सेम चीज़ आई थिंक मुझे लगता है फॉर्मूला जो हमारे स्टडीज़ में भी फॉलो होता है कि हम लास्ट डे सारा पढ़ के एग्जाम नहीं दे सकते, हमें कंसिस्टेंसी वो बनाए रखनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में वैसा परफॉर्म कर पाए। 100%। तो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, लाइक फाउंडर के तरीके से एक लाइफ कैसे होती है, कैसा अभी आपको फील होता है? लाइफ इज़ ग्रेट एंड लॉट ऑफ एक्शन। आज हमारी जो कंपनी है, इट्स एट अ स्टेज वेयर नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ग्लोबली हम बहुत मैंडेट्स अपना हैंडल करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम कंसोर्टियम गिफ्ट्स, आई रन द गौरव भगत अकेडमी, मेरे खुद के 2 पॉडकास्ट भी हैं, एंड आई एम ऑल्सो ऑन द ग्लोबल बोर्ड ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। सो ऑल इज़ वेल, लाइक आई सेड 10x अपना लाइफ का एक पार्ट बन गए, तो बस चुप नहीं बैठना, जस्ट कीप मूविंग एंड कीप डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो दैट इज़ व्हाट आई एम वेरी बिजी विद राइट नाउ। सो हमारा शो जो है वो स्टार्टअप्स पर है, तो हम जानना चाहेंगे जो कंसोर्टियम गिफ्ट्स है वो कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, और ये आइडिया कैसे आपने सोचा और कैसे इसको इनिशिएट किया? ओके, तो अगेन अगर हम अपने स्टार्टअप फेज़ के बारे में बात करें, सो दैट हैपन मैनी ईयर्स अगो। अब जैसे ऑलमोस्ट 27 साल हो चुके हैं इस बात को, जब हमने एक कंपनी स्टार्ट की थी। और उस टाइम हुआ क्या था कि हमें एक आइडिया मिला था, एंड दिस इज़ 1997, 98, और उस टाइम हमें एक आइडिया मिला कि कंप्यूटर माउस पैड्स बनाते हैं, राइट, बिकॉज Y2K वाज अक्रॉस वाज कमिंग अप, एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स का हमें पहला अपना ऑर्डर मिला, वेयर कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने बोला कि आप हमारे लिए 20,000 माउस पैड बना सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी भी हमको उनके एक डीलरशिप के थ्रू मिली। तो जब हमने माउस पैड की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, तो हम होलसेल मार्केट्स में जाते थे, बीकेजी कामा प्लेस, नेहरू प्लेस, ऑल द कंप्यूटर होलसेल मार्केट्स। और वहाँ हमें कंप्यूटर लैंड करके एक दुकान मिली विच वॉज अ कॉम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और उसने बोला कि मैं कॉम्पैक्ट में आपको इंड्यूस कर देता हूँ, और वहाँ से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। सो अगेन इट वॉज अबाउट आइडेंटिफाइंग अ नीड। सो एंड अगेन फॉर स्टार्टअप्स, ओके, द बिग पीस एडवाइस इज आइडेंटिफाई द नीड कि क्या मार्केट की डिमांड है, क्या मार्केट की नीड है। उस टाइम माउस पैड्स की रिक्वायरमेंट थी, और एक बार वो होता है देन यू हैव टू रीच आउट टू एवरीवन।
ऑफ कोर्स Okay. दिस इज अ टाइम व्हिच इज प्री इंटरनेट, तो ना तो आपके पास इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था, सो लॉट ऑफ इट वाज एट दैट टाइम डन फेस टू फेस। बट अब मैंने क्या देखा है कि एक गलती जो स्टार्टअप्स करते हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस अब डिजिटल साइड पे हो गई है कि जो फिजिकल साइड है उसको टोटली इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको बाहर ऑफिस से निकलना ही पड़ेगा, क्लाइंट्स के आगे आपको आना ही पड़ेगा। आज का जो अप्रोच होना चाहिए वो हाइब्रिड अप्रोच होना चाहिए। ओके सर, बहुत इनिशियली आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? तो शुरू में तो इनफैक्ट मैं खुद ही था, देयर वाज नो सपोर्ट सिस्टम। आज अगर देखा Okay. जाए तो हमारे 5 ऑफिसेज हैं, 100 के आसपास हमारे सेल्स स्टाफ एंड टीम के अंदर स्टाफ है। बट उस टाइम देयर वाज नो वन। सो लाइक शुरुआत वाज जैसे हर स्टार्टअप की होती है, घर से हुई थी। मुझे याद है मैं 2-3 ऑफिस के अंदर जब पहली बार गया भी, तो उन्हें बोला आपकी फैक्ट्री कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है? तो मैंने बोला नहीं जी, मैं तो घर से काम करता हूँ। तो उन्हें गार्ड को बुलाया कि बोला भाई किसको भेज दिया तूने अंदर? सो द पॉइंट इज इनिशियली देयर वाज नो सपोर्ट। बट देन जब मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सो समवन टू हेल्प इन ऑपरेशन, समवन टू हेल्प विद प्रोडक्शन, समवन टू हेल्प विद अकाउंटिंग, तो एक एक करके। एंड बूटस्ट्रैप कंपनी उस टाइम भी थी, बूटस्ट्रैप कंपनी आज भी है। तो इवन 27 साल के बाद हमने मतलब इन्वेस्टर से 1 रुपये पैसा भी नहीं उठाया होगा। बैंक के पास ज़रूर गए, लेकिन इन्वेस्टर से हमने कोई पैसा नहीं उठाया। स्टिल अ बूटस्ट्रैप कंपनी। जैसे आपने बताया कंपनी को 27 ईयर्स हो गए, इट्स अ लॉन्ग टाइम। आपने 1999 में कंपनी स्टार्ट करी थी, और आई थिंक जितना मैंने रिसर्च किया है 10,000 से आई थिंक आपने स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली एक सिचुएशन हुई थी जब मेरे फादर के साथ फ्रॉड हुआ था, और वो मुझे एक बार वॉक पे ले गए वन नाइट आफ्टर ही रीच्ड होम, और उन्होंने बताया कि हमारा जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका है, हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है। तो कोई स्टार्टिंग कैपिटल नहीं थी। तो इनफैक्ट जब मैंने उनको पूछा कि क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए, बट आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरल थिंग्स अर्ली ऑल्सो, लाइक जब मैं 12 साल का था, 16 साल का था, कुछ ना कुछ मैं करते रहता था। तो ने यही बोला कि कुछ लोग हैं जो नौकरियां करते हैं और कुछ लोग हैं जो नौकरियां क्रिएट करेंगे, एंड ही सेड यू आर वन ऑफ द लैटर। तो अगेन स्टार्टिंग कैपिटल था नहीं, तो एक मेरा क्रेडिट कार्ड था स्कूल से जो मुझे मिला था, एंड उस क्रेडिट कार्ड पे 10,000 रुपये निकाल के विड्रॉ करके, दैट वाज माय स्टार्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी एक्चुअली। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो इनिशिएटिव है वो सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आपके फादर से आया। डेफिनेटली उस हिसाब से अगर देखा जाए फैमिली की सपोर्ट तो रही थी, इन द सेंस दैट अगर कभी कभार मतलब डीमोटिवेटेड हो जाते थे, जो होते थे, राइट? बिकॉज मतलब उस टाइम भी लोग जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी बोले थे यार छोड़ यार तू क्या कर रहा है, मतलब बिजनेस तेरे से नहीं होगा, जाके नौकरी कर ले। सो इवन एट दैट टाइम माई ग्रैंड मदर, माई मदर, माई फादर, उन्हें बोला लगे रहे। So it was, of course, that support is emotional support is always there, but initially in terms of commercial support, वो तो खैर like I said, self dependence ही थी उस टाइम। सर हर लाइफ के 2 फेजेस होते हैं, जैसे कि आपका जो फैमिली से जो आपको सपोर्ट मिला कि आपको प्रेशराइज नहीं किया गया कि आप जाके जॉब कर लीजिए, आप जो कर रहे हैं डूइंग गुड। लेकिन आज के टाइम में देखा जाता है कि जितने भी यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स होते हैं या पास आउट बच्चे होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स निकालिए। लेकिन जो स्टार्टअप है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा डाइसी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास अगर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर हमने पैसे लगा दिए तो वहाँ पर रिस्क है कि उनका जो है वो लॉस हो सकता है, स्टार्टअप जो है वो फेल हो सकता है। तो ऐसे में किसी भी न्यू फाउंडर को या फिर किसी ऐसे स्टार्टअप आइडिएशन वाले पर्सन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? राइट, तो इसके 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ऑलवेज से दैट थोड़ा नेस्ट एग आपके पास होना चाहिए। And we talk about entrepreneurship and we talk about intrapreneurship, right? Entrepreneurship मतलब आप खुद का बिजनेस, खुद की कंपनी अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वो एक ऑप्शन है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो उनको अवेयर रहने चाहिए कि फेलियर रेट विल बी वेरी हाई, राइट? मतलब इनफैक्ट स्टडीज से, एंड दिस वाज एक ऑथर थे एंड ही रोट दिस बुक कॉल्ड ई-मिथ एंड ई-मिथ रिविजिटेड। उन्होंने बताया था कि 5 साल के अंदर 80%, 80% कंपनीज जो हैं उनका पॉसिबिलिटी है कि वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। एंड ही सेज विद इन द 80% के जो 20% रह जाएंगे, जैसे उसमें से भी 80% जो है वो अगले 5 साल के अंदर फेल हो जाएंगे। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट जस्ट नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% सक्सेस, राइट? हमारे लाइन के अंदर भी बहुत लोग आए, मतलब उनको लगा कि यार गौरव की गाड़ी तो चल पड़ी है, चलो हम भी ये इसी में कूद जाते हैं, लेकिन उनका सक्सेस नहीं रह पाया। सो जस्ट बी अवेयर दैट येस देयर विल बी फेलियर, बी
aware that you will need some kind of capital. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने first over से गाड़ी अपना भागेगी and you will end up making a lot of money. So be ready for failure. That's one aspect. So coming back to entrepreneurship and entrepreneurship. Entrepreneurship मतलब आप खुद की कंपनी चलाने वाले हो. Entrepreneur और entrepreneurship जो है is किसी कंपनी के अंदर आप already work कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप उस डिपार्टमेंट का ओनरशिप ले लें. लाइक आप अपने बॉसेस के पास जाएं से आई टेक ओनरशिप ऑफ दिस डिपार्टमेंट. सो यूर एंटरप्रेन्योर विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, right? And uske andar then you have like profit sharing, then you have maybe some kind of extra returns that come in. So us base pe aapka confidence bhi बढ़ सकता है. So I always say entrepreneurship, take entrepreneurship first, because entrepreneurship में risk है. लेकिन जैसे वो scam 1992 शो था जिसके अंदर बोलते हैं risk है तो इश्क है. Some people have very high risk appetite. आज even after all these years my risk appetite is very very high. बट कुछ लोग हैं जो जॉब की सिक्योरिटी नहीं छोड़ना चाहेंगे. दे वांट दैट सिक्योरिटी, दे वांट दैट स्टेबिलिटी एंड दे एक्चुअली वोंट गो अहेड एंड टेक दैट रिस्क. दैट सेड, आज का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर गवर्नमेंट के साइड से बहुत इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स के साइड से बहुत इंसेंटिव्स हैं. तो अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ओके, एंड यू थिंक यू कैन रन विद इट एंड यू थिंक यू हैव द wherewithal एंड द मार्केट, तो I'd say that it's worth a try. सर रिस्क की अगर हम बात करें तो जब आपने बहुत पहले स्टार्ट किया था तो आपको रिस्क का फेयर नहीं लगा? क्योंकि 1999 में अगर देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस को लेकर अवेयर नहीं थे. और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि अगर लोग किसी के इवेंट में जाते थे तो वो गिफ्ट देने से अच्छा शगुन दे दिया, या बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे. तो आपको लगा था कि ये मार्केट आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा? तो उस टाइम अगेन एंड आई से दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एस्पिरेशन और डेस्परेशन. तो उस टाइम जो सिचुएशन थी डेस्परेशन वाली सिचुएशन थी कि अगर कुछ नहीं किया तो फैमिली का क्या होगा. तो शुरुआत जो हुई थी वो डेस्परेशन के एटीट्यूड से अपना हुई थी. ऑफ कोर्स साल 2 साल 3 साल के बाद पता चला कि ओके यहाँ सक्सेस रेट्स अच्छे हो सकते हैं, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. फिर हमारा एस्पिरेशन बना कि हाउ डू वी बिकम बिगर, हाउ डू वी पिक मोर मल्टीनेशनल क्लाइंट्स. फिर हमने उसके कुछ सालों बाद हमने अपना एस्पिरेशन बनाया कि वी वांट टू बी इंडियाज़ नंबर 1. फिर हमने बोला एशियाज़ नंबर 1. तो उस हिसाब से एस्पिरेशन बढ़ती गई. बट इनिशियल जो फेज़ था वो तो डेस्परेशन का फेज़ था कि मतलब डीप एंड पे हमें धकेला गया है, फेंका गया है, और अगर हम अभी स्विम नहीं करेंगे तो हम डूबने वाले हैं. तो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, जब आपने गिफ्टिंग इंडस्ट्री के बारे में बात किया तो उस टाइम बहुत ही डिसऑर्गेनाइज थी. मतलब आज भी डिसऑर्गेनाइज है. लाइक लोग बोलते हैं गिफ्टिंग का इतना हज़ारों करोड़ का इंडिया में धंधा होता है. ऐसे बहुत यहाँ 10,000 कंपनी हैं जो गिफ्टिंग भी करती हैं, राइट. सो यू हैव as many as 10,000 people who are already in the gifting space. लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी कंपनीज हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट, किस हिसाब से हमें एथिकल एंड प्रोफेशनल बनना है, मतलब पहली 50 और 60. और उसमें से भी अगर हम टॉप कंपनी चूज करें जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं, देयर मस्ट बी ओनली लाइक 5. सो at that time also very disorganized, but then again to my mind that was an opportunity कि अगर disorganized है और हम अपना organized side से आएंगे, हम जो ग्राहक हैं उनकी प्रॉब्लम को पल्स समझ पाएंगे और उस बेसिस पे हैंडल कर पाएंगे, so it will be very good for us. So hence it was an opportunity. Okay, अगर हम कंसोर्टियम गिफ्ट्स की अगर यूएसपी की बात करें तो उसकी यूएसपी क्या है? उस टाइम के अब दोनों बता दीजिए. ओके, तो आज के बारे में अगर हम बात करें तो आवर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई ऑलवेज बिलीव इट्स अ टीम वर्क दैट मेक्स अ ड्रीम वर्क. तो आज जो हमारे टीम है अकाउंटिंग में, लॉजिस्टिक्स में, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, विच इज़ वाई लाइक लोग बोलते हैं आप सब जगह दिखते हो, आपकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऑल ओवर सोशल मीडिया, बट देन दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ PR एंड मार्केटिंग. our repeat orders are coming, bigger contracts are coming, that's because of production, operations and sales function as well. So I think our biggest strength today is team. I'd say our second biggest strength is our technology, because टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बहुत इन्वेस्ट किया है. आज जो हमारी हायरिंग होती है, इट्स एक्चुअली ऐप डेवलपर्स, डैशबोर्ड मेकर्स, ब्रांड स्टोर जब हमने स्टार्ट किए, सो उसको और फर्दर रिफाइन करना. So technology is actually a very big strength of ours as well. And of course another USP would be also products. तो हमारे पास बहुत प्रोप्राइटरी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. एक शांतु निखिल के साथ हमारी लाइन है विच इज डिज़ाइनर शांतु निखिल, बॉर्डरूम हमारी खुद की लाइन है, एंड ऑल द अदर प्रोडक्ट्स वी हैव. सो आवर प्रोडक्ट इकोसिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल. एंड अगर हम बिल्कुल शुरू की बात करें, सो अगेन आई वुड से, आई मीन इनिशियली इट वाज जस्ट माई कमिटमेंट, लाइक जो माइंडसेट था, that I will do whatever it takes. मतलब आज भी मेरे हाथ पे ये बैंड है which says I do whatever it takes, no excuses, right? बहाने नहीं बनाने, because I always believe बॉस बहाने बना लो या पैसे कमा लो, आप दोनों नहीं कर पाओगे. Totally agree. So yeah.
सर जब आपने टीम की बात करी है, ऑब्वियसली मैं भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं भी अपनी टीम को ये चीज़ बोलती हूँ कि जब एक टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक अच्छा परफॉर्म करती है अपने प्रोडक्ट में या फिर अपनी सर्विसेज में, या जो भी बिजनेस वो रन कर रही है, तभी वो बिजनेस आके जाके सक्सेसफुल होता है। तो आपका क्या मंत्रा है किसी भी टीम को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए? तो अगेन आई थिंक सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गैप्स कौन सी हैं। लाइक कुछ चीज़ें हैं विच आई मे बी वेरी गुड एट, बट देयर मस्ट बी अदर थिंग्स दैट देयर बी पीपल विल बी मच बेटर देन मी एज वेल। सो अगेन आई थिंक व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइंडिंग आउट व्हाट आर दोज गैप्स, और फिर आपको वो गैप्स प्लग इन करने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जब आप टीम में किसी को हायर करते हैं, ब्रिंग ऑन करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, राइट। शुरुआत हमेशा एटीट्यूड के साथ होती है। अगर एटीट्यूड अच्छा है तो आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव है, अगर एटीट्यूड अपना ग्रोथ का नहीं है, लर्निंग का नहीं है, तो वो पूरी टीम को नीचे खींचेंगे। So it all starts actually with the attitude. So identifying the gaps, finding the right people with the right attitude, and then bringing them onto the team. So that's how I do it. Sir, अपने करियर के स्टार्टिंग में मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि टीम जो है वो तो जूनियर लेवल पे वर्क कर रही है, उसके ऊपर एक कोई सीनियर है, देन एमडी या फिर सीईओ है जो उनको रिपोर्ट करते हैं कि टीम कैसा वर्क कर रही है। तो टीम का क्या पोटेंशियल है, ये फिल्टर होके कहीं ना कहीं जाता है, तो फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में क्या मुश्किल होती है, या फिर उसको कैसे देखा जाता है कि हाँ हमारी टीम जो है वो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मेरे लिए रही थी कि जो टीम हम क्रिएट कर रहे हैं और हर पर्सन जो टीम के अंदर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कम्युनिकेट करना कि हमारी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। यू कैन कॉल इट मतलब KPIs, KRAs, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। तो एक तो वो आइडेंटिफाई करना और वो उनको कम्युनिकेट करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और थर्ड एस्पेक्ट है उसको मेजर करना। अब कभी कभार क्या होता है कि लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस उनका सिर्फ एनुअल अप्रेजल होता है। तो जब एनुअल अप्रेजल होता है तो जब बातचीत होती है कि इस टाइम आपकी सैलरी अपना नहीं बढ़ने वाली है, या इतना आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, तो उस टाइम फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर थोड़े लाइक इससे इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म हो जाता है, एंड इट बिकम पॉलिटिकली डिफिकल्ट एज वेल। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट अपना जो KPIs जो KRAs अपने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, लेट देम नो एंड मेजर देम ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो अगर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप ट्रैक करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, सो एट दैट पॉइंट यू विल फाइंड दैट इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर एवरीवन, एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी ट्रैजेक्टरी जो है, पाथ भी है, वो भी सही रहेगा। आप अपने टीम से कम्युनिकेट करते हैं कैसे, बातचीत? ऑफ कोर्स। सो एक तो जैसे मैं आपको एक सिस्टम बताया, तो एक ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम है, एंड ये ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम हमने BNI से सुना था। एंड अगेन फॉर योर स्टार्टअप ऑडियंस, BNI इज अ फिनोमिनल प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप BNI ज्वाइन करते हैं, हर मेंबर के ट्रैफिक लाइट्स बनते हैं। सो ग्रीन मतलब यू आर डूइंग वेल, एम्बर मीन्स नॉट सो वेल, रेड मीन्स बैडली, एंड ग्रे मीन्स मतलब खत्म, मतलब बहुत ही खराब की परफॉर्मेंस चल रही है। तो वही BNI का जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, वही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए, एंड उसी बेसिस पे हमारी ट्रैकिंग होती है उनकी। सो दैट्स वन। सेकंड एस्पेक्ट इज दैट एटलीस्ट लाइक विद टीम लीडर्स, एंड यू शुड क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर कि आप कितने लोगों से मिल पाएंगे, कितने लोगों से बातचीत कर पाएंगे। सो यूर ऑन टॉप, आपकी जो टीम लीडर्स हैं, टीम लीडर्स के साथ रेगुलर मीटिंग इंपॉर्टेंट रहती है। एंड ऑफकोर्स उनके नीचे जो है, उनको भी आपने इंकरेज करना है कि आगे जाके वो भी अपनी टीम्स के साथ अपना ऑन अ रेगुलर बेसिस बातचीत करें। आई वुड से एटलीस्ट वंस अ मंथ, right? So as a CEO slash founder with a large team, at least once a month you should have a chat with all your team leaders at least, okay, no matter जितना आपके travels हो, and जो larger community है at least every 3 months या 6 months उनको तो address करना ही चाहिए। Okay. सो आपका बिजनेस जो है वो अपने फील्ड में फैबुलस वर्क कर रहा है। आपने जैसे बताया कि ग्लोबली आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि गिफ्ट कल्चर जो है वो तो वेस्टर्न कल्चर है, इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट स्टार्टअप कैपिटल। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज से किस तरीके से डिफरेंट है, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है? तो ग्रेट क्वेश्चन है। इंडिया हमेशा was treated as, अरे यार इंडिया तो है, मतलब very small part of the global let's just say market share, global growth and all of that. पर आज के टाइम से अगर देखा जाए, राइट, हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, I mean we'll say anywhere between 6.5 to 7.8%. So obviously our economy is one of the fastest growing economies in the world today.
we will be probably the third largest economy in the world, shortly as well. So again, अगर gifting के perspective से देखा जाए, just by virtue of population, by virtue of number of companies, by virtue of अब जो smaller cities हैं, right, वो भी अब छोटे शहर नहीं रहे. अगर हम बात करें for places like Indore, अगर हम बात करें for Vizag, like these are cities where now a lot of big presence is coming in, बड़ी बड़ी corporates भी आ रही हैं. So I think हमारी जो growth rate है, even on a small multiple, it's fantastic. And अगर हम देखें UK जैसी मार्केट्स हैं, यूरोप के अंदर मार्केट्स हैं, वो तो पीछे जा रही हैं. So they're actually regressing, right? USA हमेशा गिफ्टिंग के अंदर सबसे बड़ी अपना मार्केट रही है, पर इंडिया भी अब is really coming up in a very very big way. And जो फ्यूचर है, not only in this domain but even in others, मतलब बहुत ही अच्छा जाने वाला है. और ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स like I said, थोड़ा बहुत जो प्रोफेशनलिज्म जो होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है. लोग कमिटमेंट्स बहुत कर देते हैं, लेकिन उन कमिटमेंट्स पे जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वहाँ थोड़ा 19-20 हो जाता है. फिर लाइक सर बहानेबाजी स्टार्ट हो जाती है, जी कुरियर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. एंड सो देयर इज लॉट ऑफ एक्सक्यूज मेकिंग. आई थिंक दैट्स वन बिग एस्पेक्ट. सेकेंड इज आई थिंक फ्रॉम द क्लाइंट परस्पेक्टिव ऑल्सो, जितनी रिस्पेक्ट वेंडर्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, राइट. एंड जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती. दे नॉट चोजन, दे नॉट taken as partners. मतलब यार वेंडर है, सप्लायर है, so I think वहाँ अभी भी एक ड्रॉबैक है that we can do better on that side as well. ओके सर, आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, जहाँ तक मेरी रिसर्च रही है, जहाँ पर जो हमारी जैसी यंग जनरेशन है उनका कुछ ना कुछ एक ड्रीम प्लेस रहता है कि भाई यहाँ पर जॉब लग जाए फिर तो लाइफ सेट है, उसके बाद तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. और उस चीज़ को वो फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं सोसाइटी में कि अरे हम तो इस बड़ी कंपनी में काम करते हैं. तो जब आपने वहाँ वर्क किया तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी लर्निंग रही जो आपने कैरी फॉरवर्ड करी, और ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ थी जिसने उस कंपनी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो वो फॉलो नहीं कर पा रही या फिर उनमें वो कमी है. राइट. तो हमारा जो सबसे पहला जो बड़ा अकाउंट था दैट वाज एक्चुअली मारुति. एंड मारुति के अंदर मुझे अभी याद है जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो ऑटो एक्सपो अपना दिल्ली में आने वाला था 2000 के अंदर. ऑटो एक्सपो वाज देयर, और मिस्टर मधुसूदन जो थे, जो मारुति के वन ऑफ द लेट्स से प्रोडक्ट हेड्स एंड ब्रांड हेड्स वाज देयर. ही कॉल्ड अस इन टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. एंड सबसे पहले जब उन्होंने मुझे देखा, दे सेड, एंड ही टोल्ड द एजेंसी, एंड लिंटास में मिस्टर दाम वाज द एजेंसी, ब्रॉट मी इन. से भाई किसको ले आया, राइट, मेरा तो बहुत बड़ा ऑर्डर है और लग रहा है कि कोई बच्चा आ गया है. तो अगेन द परसेप्शन ऑफ देम वाज दैट क्या हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ऑफ कोर्स वी डिड मैनेज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ अस, एंड वी डिड गो अहेड एंड एक्चुअली डिलीवर. सो व्हाट इज सेटिंग कंपनीज अपार्ट, दैट वाज योर क्वेश्चन कि मतलब क्या डिफरेंशिएटर है. तो एक है कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड मारुति एज अ कंपनी हैड ग्रेट कल्चर. मतलब इट वाज अ कल्चर ऑफ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप चलो चांस दे देते हैं, नहीं होगा तो ऑफ कोर्स रेपकशंस रहेंगे. सो कल्चर वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विजन इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्स इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं. गोल्स आपको सेट करने ही चाहिए, और वो गोल्स जो है दे कैन बी 1 year गोल्स, 3 year गोल्स, 5 year गोल्स, बट गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन जब वो गोल सेट हो चुका है, जब विजन सेट हो चुका है, तब आपने एक टीम को कम्युनिकेट करना है. एवरीवन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड इन वन डायरेक्शन टू फुलफिल दैट विजन. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सर, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई स्टार्टअप होता है या कोई न्यू फाउंडर होता है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कौन सा एक ब्लाइंड स्पॉट है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो लैग करते हैं और वो बहुत बड़ा रीज़न बनता है उनका बिजनेस फेलियर का? राइट. सो एक ब्लाइंड स्पॉट जो फाउंडर्स का रहता है, आई हैव सीन इज दैट वो इतने कन्विंस्ड हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा या सर्विस चलेगी ही चलेगी, कि वो अपना मार्केट रिसर्च नहीं करते, मार्केट का फीडबैक नहीं लेते. दे डोंट हैव द पल्स ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. मतलब वो ब्लाइंड हो जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन पैशन. वो सोचते हैं कि यार मुझे ठीक लग रहा है, मेरे इनर सर्कल ठीक लग रहा है, तो ये ठीक ही होगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देन व्हाट हैपेंस इज जो एक्चुअल रिजल्ट जो आता है, इट मे नॉट बी अप टू द मार्क. सो आई थिंक दैट्स वन बिग मिस्टेक दे मेक. द सेकंड बिग मिस्टेक जो मैंने स्टार्टअप फाउंडर्स में देखा है कि डेलीगेशन नहीं है उनके साथ, और वो सोचते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई कर नहीं पाएगा, तो सब कुछ मुझे ही करना है. तो जब मैं ग्रांट कार्डोन से मिला, उन्होंने बोला कि 17 साल मैंने अपनी कंपनी में सब कुछ मैंने खुद ही किया है. मतलब खुद ही वो कंटेंट बनाते थे, खुद ही डिलीवर करते थे, खुद ही बिल बनाते थे, खुद ही जाके उसको डिलीवर करते थे, खुद ही पेमेंट कलेक्शन करते थे. तो जो मेरी सेकंड कंपनी थी विच इज द गौरव भगत अकेडमी, जो हमारी ट्रेनिंग कंपनी है, मतलब उसको स्टार्ट करने से भी पहले आई सेड बॉस वी नीड टू स्टार्ट ब्रिंगिंग ऑन पीपल इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो मिस्टेक उनने की है वो मिस्टेक हम नहीं कर सकते. सो अगेन आई थिंक माय एडवाइस वुड बी दैट डेलीगेट, आइडेंटिफाई गैप्स, okay, and do a bit of delegation. So these are two big blind spots that I see startup founders have.
सर आईपीओज़ की अगर हम बात करें तो आईपीओ जो है अब काफ़ी ज़्यादा कल्चर में है और हर कंपनी जो है आईपीओ लेकर आती है, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे जो लगती है वो ये कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज के टाइम में ये फ़िल्टर कर पाना कि कौन सी कंपनी जो है वो फ्रॉड है या एक्चुअली फंड के लिए आईपीओ लेकर आ रही है, तो उस चीज़ को कैसे तो इंटरेस्टिंगली ये सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। जब मैं पहली बार मेरा इंटरेस्ट आया था स्टॉक मार्केट के अंदर, ये 1992 की बात थी, हर्षद मेहता का टाइम था। और उस टाइम भी मतलब जितना क्रेज़ आज है, खैर इतना तो नहीं, बट उस टाइम के हिसाब से भी बहुत क्रेज़ था। एंड इवन दैट टाइम यू हैड अ मार्केट कॉल्ड द OTC, ऑलमोस्ट इट वाज कॉल्ड द ओवर द काउंटर एक्सचेंज। जैसे आज आपका MSME IPO है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इट वाज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम वे। और OTC मार्केट के अंदर भी लोग यही सोचते थे कि यार इशू निकाल देंगे, ठीक है, फिर हम शेयर होल्डर का पैसा ले लेंगे, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, नहीं तो लाइक फार्म हाउस खरीद के हम गायब हो जाएंगे। एंड आई थिंक 95% ऑफ द कंपनीज जो OTC पे लिस्ट हुए थे उस टाइम, वो मतलब वैसी निकली, लाइक इधर फ्रॉड और दे टुक द मनी एंड रन अवे। आज अगर हम बात करें MSME IPOs की, तो उसके लिए एक तो 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। वन क्राइटेरिया द कंपनी मस्ट बी प्रॉफिटेबल, राइट। सो अगर आपका पैट पॉजिटिव नहीं है और ठीक डायरेक्शन पे नहीं जा रहा, तो मतलब लॉस के साथ तो वैसे भी MSME IPO नहीं कर सकते, वन। सेकंड इज ऑब्वियसली आज जो सेबी की जो गाइडलाइंस हैं और जो मर्चेंट बैंकर्स का ड्यू डिलिजेंस है और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, एटलीस्ट यू आर मोर सिक्योर देन व्हाट यू आर इन द अर्ली एंड मिड 90s, राइट, उस टाइम के हिसाब से। दैट सेड, अगर हम MSME IPO का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, राइट, देयर आर वेबसाइट्स लाइक चित्तौड़गढ़ एक्सेट्रा वेयर यू कैन सी हाउ MSME IPO हैज डन। और आप 23, 24, 25 इन साल के अगर आप IPOs देखें, MSME IPOs, आप देखेंगे 50% अभी हैं जो अपने लिस्ट प्राइस के बिलो हैं, राइट। सो अगर किसी ने 100 रुपये पे लिस्ट किया तो हो सकता है दैट अभी भी उनका शेयर कहीं 50, 60, 70 रुपये ही चल रहा है। लिक्विडिटी का इशू है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट द फ्लोट अमाउंट बिटवीन जो अपना प्रमोटर्स हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो इनर सर्कल है, फ्लोट अमाउंट बहुत ही लिमिटेड है। एंड देर आर इशूज दैट आर स्टिल देयर व्हिच आर नॉट फिक्स्ड। बट दैट सेड, MSME IPO एक ऐसा मेथडोलॉजी है या ऐसा एक टूल है जिसके बेसिस पे आप एटलीस्ट बाय लिक्विडेटिंग 25% ऑफ योर कंपनी, विच इज़ ऑल्सो द मैंडेट फ्रॉम सेबी, आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ कॉर्पस एंड कैपिटल रेज कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस ये रहेगी सबको जो भी ये पाथवे लेने को सोच रहे हैं, बी अवेयर कि अगर आप MSME IPO करते हैं तो 3 साल के अंदर आपको NSE मेन बोर्ड पे भी आना है। तो आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो ट्रजेक्ट्री है, इट हैज़ टू स्टे अपवर्ड्स। एंड अगर आपकी इंटेंशन ट्रू है तो आपको 3 साल के अंदर मेन बोर्ड NSE पे भी आना होगा। ओके सो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो गया, आप कुछ लाइट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। स्कूल टाइम में मुझे जानना है कि आप बैक बेंचर थे या फिर फ्रंट रो में बैठते थे, बहुत ही ज़्यादा एक फोकस्ड स्टूडेंट थे? सो अलग अलग स्कूल्स में गया था मैं। शुरुआत में दिल्ली के स्कूल में हुई थी, एंड दैट वाज इन सेंट कोलंबस, और वहाँ बहुत ही सीरियस ग्रुप था। तो वहाँ इट वाज अगेन अमंगस्ट सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल। उसके बाद मुझे हिमाचल भेजा गया, विच इज़ अ बोर्डिंग स्कूल, विच इज़ लॉरेंस स्कूल सना। वहाँ फोकस था ऑन बीइंग एन ऑलराउंडर, सो स्पोर्ट्स, शॉर्ट्स, एवरीथिंग। सो देयर आई वाज प्रॉब्ली इन द मिडल। लास्ट 2 साल मैं आया था अपना DPS मथुरा रोड में, और वहाँ तो मेरी मैथ्स की कंपार्टमेंट आई थी 11वीं में, तो 100% बैक बेंचर ही बन गया था। एंड आई रियली टेस्ट लेना पड़ा जस्ट टू पास द एग्जाम। सो शुरुआत आगे से, फिर बीच में, और बाय द एंड आई वाज प्रॉब्ली अ बैक बेंचर। ओके, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी बैक बेंचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं? पोटेंशियली आई ऑलवेज से, अभी जब मेरा काम ट्रेनिंग और स्पीकिंग का भी है, तो मैं बड़े जब वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स करता हूँ, तो कमरे के अंदर 300, 400, 500, इवन 1000 लोग भी होते हैं, और मैं हमेशा पीछे जाके बोलता हूँ सबसे स्मार्ट लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। सो इवन दैट टाइम आई थिंक दैट नॉट ओनली आर दे सबसे शरारती लोग, बट ऑल्सो समटाइम्स दे कैन बी द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव पीपल एज वेल। आपने सच बताया कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है सर, मैंने भी जब आपकी वीडियोस देखी तो इट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। तो हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट है, दे आर वेरी गुड विद देयर स्किल्स। तो क्या ये नेचुरली आप में थी या फिर आपने इस स्किल को अपने अंदर डेवलप किया है? और अगर डेवलप किया है तो क्या टिप्स है, क्योंकि फिर मैं अपनी टीम को भी बताऊंगी ताकि वो भी थोड़ा सा आपसे कुछ सीख पाए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर बिल्कुल। सो आई वाज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड। इनफैक्ट 14 साल पहले ऑन दिस डेट पहली बार मैं एक बिजनेस नेटवर्किंग फोरम के अंदर गया था, विच वाज अगेन लाइक आई सेड BNI। और BNI के अंदर आई यूज्ड टू बी द क्वाइटेस्ट पर्सन, सिट इन जस्ट वन साइड, आता था काम करके अपना निकल जाता था, नेवर यूज्ड टू स्पीक और एनीथिंग लाइक दैट। एंड देयर दे स्टार्ट गिविंग मी सम अपॉर्चुनिटीज, लाइक आप एक 2 मिनट के आगे किले आगे आके आप बोलो, देन 5 मिनट का उन्होंने एक स्लॉट दिया होगा, जस्ट टू गिव अ एजुकेशन स्लॉट टू पीपल। एंड व्हाट आई शुड डू इज, उस टाइम भी मैं फ़ोन निकाल के जब मैं बात करता था, आई शुड रिकॉर्ड माई सेल्फ।
तो लोग बोलते हैं यार तेरे में तो बड़ी ईगो है यार, तू मतलब अपने आप को रिकॉर्ड करते रहता है, वीडियो बनाते रहता है। ऐसे नहीं, मैं वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूँ कि जो अपनी गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को मैं सुधार भी पाऊंगा, सो आई कैन एक्चुअली गो ahead and improve those aspects as well. So getting better comes with practice, right? And you always have to keep constantly working on improvement. अब जैसे एक टाइम मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया। अब टोस्ट मास्टर्स एक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ स्पीकिंग हैपन्स थ्रू टोस्ट मास्टर्स, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जीतेंगे फिर आप नेशनल करेंगे, नेशनल से आप इंटरनेशनल जाएंगे। सो अगेन आई वेंट देयर बिकॉज आई वांट टू लर्न कि क्या क्या कमी है, एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। सो इट्स अबाउट गोइंग एंड इम्प्रूविंग दैट। सो अगेन माई एडवाइस टू एवरीवन वुड बी दैट मेक अ डिसीजन कि आपने डिसाइड कर लिया कि बॉस इस पे मुझे इम्प्रूव करना है, आई वांट टू बिकम वन ऑफ the better people in this domain. Record yourself, take advice, coaching, mentorship. अब जैसे हिंदी मेरी थी बहुत ही खराब थी, राइट, बहुत ही खराब थी इन द सेंस अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट बहुत ही खराब थी। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था तो मेरी टीचर ने एक दिन मेरे पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि लगता है कि अंग्रेज़ तो इंडिया छोड़ के चले गए लेकिन इसको यहाँ छोड़ गए, बिकॉज हिंदी बोलते नहीं थे, घर पे भी नहीं बोलते थे, and as a result of which it was really bad. But then pandemic के time सब लोग घर बैठे थे तो YouTube की वीडियोस देखनी स्टार्ट की, अपना stock market was one of my core passions, तो अपना people like सुनील मिगलानी and जो भी हिंदी यूट्यूबर्स थे उनकी वीडियोस देखी, वहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी उठाई, प्रैक्टिस की। देन ट्रेनिंग्स के अंदर लोग ने बोला कि आप हिंदी में आके बात करोगे ऐसे, ऑफ कोर्स, तो पॉडकास्ट पे भी, शोज़ पे भी अब थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इम्प्रूवमेंट रहती है। सो यू हैव टू डिसाइड, यू मेक अ डिसीजन दैट बॉस इम्प्रूव तो मैंने करना है, एंड देन यू गॉट टू टेक एफर्ट्स एंड स्टेप्स टू मेक इट हैपन। ओके, देन पॉडकास्ट का आपके दिमाग में आइडिया कैसा है कि चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं? पॉडकास्ट का अगेन पैंडेमिक का टाइम था, सब लोग घर बैठे थे, एंड उस टाइम मैंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया विच इज़ कॉल्ड स्मैश्ड बैश्ड येट नॉट डैश्ड। मैंने सोचा किताब भी लिखूंगा, स्मैश बैश येट नॉट डैश्ड, तो मतलब एंड उस टाइम भी ऐसा था अप्रैल 2020 में कि सब लोग अपना बीटन डाउन थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, पैंडेमिक और जो लॉकडाउन्स हैं वो उठेंगे भी नहीं उठेंगे। तो आइडिया वहाँ से आया था, एंड पहला जो मैंने सीज़न बनाया था वो अपनी लाइफ स्टोरी का था, लाइक माई ओन इंस्टेंसेस, बिकॉज इतने इंस्टेंसेस हमारे लाइफ के अंदर हुए हैं विच वर स्मैश पैश मोमेंट्स। बट देन उसके बाद मैंने सोचा कि गेस्ट हम कौन से ला सकते हैं, एंड अगेन लॉट ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग ऑनलाइन। तो निखिल कामत जो ज़ीरोधा के फाउंडर थे, उनकी भी मतलब स्टोरी थी जब वो स्कूल से अपना उन्हें ड्रॉप आउट किया था टू स्टार्ट हिज ब्रोकिंग बिजनेस, ऑफ कोर्स फर्स्ट इन कॉल सेंटर। सो निखिल कामत, दीप कालरा हमारे जब बनाए स्टार्ट कंसोर्टियम, उनके लिए भी हमने 2000 माउस पैड बनाए थे .com क्रैश से पहले, और जब .com क्रैश हुआ था उनके पास 50,000 रुपये नहीं थे वो माउस पैड के पैसे देने के लिए। लेकिन of course after that recovery happened, so Deep Kalra was on that podcast, he spoke about his tough times कि जब उनके पास पैसे नहीं थे। So that's where the podcasting idea really started from, and 3 seasons के लिए हमने स्मैश बैश किया, और आज जो हमारा पॉडकास्ट है is different because now times are also different, so that's called Let's Chat with GB, and उसके अंदर also we had some amazing guests, Palka Rinpoche, he was there। लास्ट वीक के अनिल स्वरूप जो हैं, जो कोल सेक्रेटरी रहे थे इंडिया के लिए, उनका पॉडकास्ट एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया। सुनील गुप्ता जो ब्लैक वारंट में थे, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक शो भी है तिहाड़ जेल के ऊपर, सो ही वाज आल्सो ऑन द पॉडकास्ट। सो या आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट आई रियली एंजॉय, एंड मज़ा आता है जब आप किसी से मिलते हैं, उनकी स्टोरी समझते हैं, वहाँ से लर्निंग्स निकालते हैं, जस्ट लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। सो या आई थिंक पॉडकास्टिंग इज़ अ पावरफुल मीडियम। एक चीज़ है कि आजकल बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट की जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी बहुत घटी है, बट अगेन आई थिंक इट्स ओके टू बी डूइंग इट फॉर द राइट रीजंस। एंड अगर आपके रीजंस हैं कि ठीक है ब्रांड तो हमारा बन ही रहा है लेकिन हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और इस माध्यम के बेसिस पे हमारा जो ब्रांड है वो भी बनेगा, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ओके। या गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो लास्ट में मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, और आपकी लाइफ की बेस्ट एडवाइस आपको किसने दी थी और क्या थी वो? वाओ, ओके, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आई वुड से दैट वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई रिसीव्ड, हमें मतलब जो स्कूल के अंदर हमारी सीख थी, जैसे आपको बताया कि कसौली के पास लॉरेंस स्कूल सनार था, वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्कूल्स, और वहाँ हमारा जो स्कूल का मोटो होता था इट वाज नेवर गिवन। तो हमारा जो स्कूल सॉन्ग था वो भी नेवर गिवन। सो नेवर गिवन इज ट्रूली द मोटो कि ठीक है दिक्कतें आएंगी, कठिनाई आएंगी, ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे where you will be beaten down and all that, बट हार नहीं माननी, बस आगे अपना बढ़ते रहना है। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई एवर रिसीव्ड इन माई लाइफ। तो वो हमारे DNA के अंदर ही रहा है। आई थिंक अगेन सो मेनी अदर बिग लर्निंग्स, ग्रांट कार्डोन जैसे मैंने आपको बताया कि उनके बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स रहे हैं। वन ऑफ देम वाज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट।
राइट. सो कॉन्टैक्ट विच इज CONTACT एंड कॉन्ट्रैक्ट विच इज CONTRACT, इनमें फ़र्क क्या है? अब लोग बोलेंगे जी कॉन्टैक्ट तो वो है जो आपके फ़ोन नंबर में, आपके फ़ोन में एक फ़ोन नंबर है या ईमेल डेटाबेस पे कॉन्टैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑर्डर मिलना. बट अगर आप इन दोनों को लिखेंगे, यू विल फाइंड द ओनली डिफरेंस इज द लेटर R, राइट, कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, एंड द लेटर R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप्स. तो सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन सेल्स इज गोना बी अबाउट रिलेशनशिप्स. तो रिलेशनशिप बनाना और उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना और रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना, ओके, आई थिंक दैट वाज वन वेरी बिग लेसन फ्रॉम ग्रांट कार्डोन. और उन्होंने ये भी बताया था मुझे कि रिलेशनशिप बॉस एक दिन में नहीं बनता, बट रिलेशनशिप हर दिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है. So focus, on the relationships, and that's of course, one big piece of advice I'd like to give your audience as well. Third thing is जो हमने पहले बात की, it's the teamwork that makes the dream work. अकेले आप नहीं कर पाएंगे. अगर आप अभी स्टार्टअप स्टेज पे हैं और आप टीम नहीं भी हायर कर पा रहे, लाइक फुल टाइम, ओके, आज की इकोनॉमी का टाइम है, फ्रीलांसर्स आर अवेलेबल, AI का ज़माना तो आ ही रहा है. So even so much work can be delegated, even to AI today. So you will need that team, okay? It could be an agentic team, like it could be an AI team, or it could be like a real team, but you will need that team as well. So I think that aspect is going to be very, very important. And of course, last one, जैसे आपको बताया कि आप यहाँ तो बहाने बना लो, यहाँ पैसे कमा लो, दोनों नहीं कर पाओगे आप. सर आपने जो एडवाइस दी है वो गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो क्रिएटिविटी आपने जो उसमें निकाली है, जो आर रिलेशनशिप का जो आपने फैक्टर निकाला, बहुत ही अमेजिंग है. तो आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. और अगर आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा समझने के लिए, जानने के लिए. और आप बताइएगा हमें आपको ये पॉडकास्ट और ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा है. और दोबारा आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ. देखते रहिए फाइनेंस ज्ञानी. थैंक यू. Thank you very much. Thank you.